जनाब ना चले जी, मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं जी। मैं ये वर्ड फाइल खोल लेता हूँ और हमारे पास ये मौजूद है एजेंडा। जस्ट गोना शेयर दिस फाइल टू यू। ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट है। एंड हमने करना है क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये कुछ लोग आ रहे हैं। आई हैव टू एडमिट दिस पीपल इन द रूम। एडमिट, एडमिट, ऑलराइट, ठीक है, आ जाए जी, आ जाए। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, वी नीड टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 94। आई थिंक इट्स क्वेश्चन नंबर 94, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 95। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95? कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई ऑन चैट, चैट बॉक्स। अटेम्प्ट किया जी? सादिया ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, सही है। बाकी अटेम्प्ट नहीं किया तो मैं एक काम करता हूँ, अभी हम 8:45 हो रहे हैं एंड लेट्स नाउ डू वन थिंग। हम 9 बजे मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं, उसको मिल के अटेम्प्ट करना। 15 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ to attempt this question. This is Blue Sky Limited. This is drafting modification. How many of you have taken my drafting modification वाला एरिया लिया हुआ है उसके ऊपर, जो मैंने लेक्चर्स दिए थे? कितने लोगों ने लिया हुआ है बताइए जरा। कितने लोगों ने नहीं लिया हुआ है तो बताइए प्लीज। तो मिस स्टेटमेंट की और लिमिटेशन ऑफ स्कोप की जो मैंने बातें बताई हैं वो नॉट येट। हंसरा ने नहीं लिया, ठीक है। कुछ लोगों ने लिया है, ठीक है, वेरी नाइस, सही है, सही, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं पहले जो है नहीं बताऊं, बल्कि मैं पहले आप लोगों को मौका दूं कि आप लोग खुद उसको अटेम्प्ट करें। उसके बाद देन आई विल इंट्रोड्यूस, एंड फॉर दोज पीपल जिन्होंने पहले ले लिया है वो वाला एरिया के जो मैंने बताई थी टेक्निक, क्या मॉडिफिकेशन को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम जब हम अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो फिर मैं आपको समझा दूंगा मेरे ख्याल में। ठीक है, तो अभी मैं आपको दे रहा हूँ 15 मिनट। 9 बजे हम वापस आते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं मिलके, ठीक है जी। सो 9 o'clock विल कम बैक। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज ब्लू स्काई लिमिटेड, ब्लू स्काई लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 95 of practice kit 2। नाउ लेट्स अटेम्प्ट, ठीक है जी, इसको अटेम्प्ट करते हैं। Alright जी, it's 9 o'clock. Do you guys need more time? Do you guys need two or three more minutes? Please let me know on chat. बताइए जी, मतलब इस डन का मतलब क्या है? Are you done with this or the question is done? At times ये होता है ना कि आप बस मतलब मेरी बस हो गई। ये सवाल थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा है। क्वेश्चन पढ़ लिया, वंडरफुल, ठीक है। हाँ, एहतशाम सेज आई एम डन। चलो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ इन 1 मिनट, ओके। जब तक आप जितना मजीद इफ यू वांट टू डू मार्किंग यू कैन डू दैट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी आंसर भी अटेम्प्ट कर लिया। ऑलराइट जी, आई एम शेयरिंग दिस फाइल टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अभी शेयर करने लगा हूँ हमारी जो प्रैक्टिस किट है। नाउ ठीक हो गया जी, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, परफेक्ट है। सो नजर आ रहा है जी। You are the auditor of Blue Sky Limited, the draft consolidated financial statements of BSL and its subsidiary Sea Green Limited for the year ended 30th September 2009
show a profit before tax of rupees 10.5 million. 2008 के अंदर it was 9.4 million and net assets of rupees 5.5 million. अच्छा जी, you have performed the audit procedures you considered necessary for the year ended 30th September 2009 and are satisfied with the results of those procedures. ठीक है जी, यहाँ तक तो उन्होंने सिर्फ हमें प्रॉफिट और नेट एसेट्स के नंबर्स वगैरह दिए हैं. However, your firm is also the auditor of Sea Green Limited. You were appointed as SGL's auditor for the year ended September 30th 2009. After BSL acquired 10%, 90% shares of SGL on 30th June 2008. ठीक हो गया जी. SGL's draft financial statements for the year ended September 30th 2009 showed a profit before tax of 0.7 million. 2008 में it was 1.7 million. Net assets, both the companies are exempt from tax. ठीक हो गया जी. आगे बढ़ते हैं. अब असल में मसला आएगा. The previous auditor's report on SGL's financial statement for the year ended September 30th 2008 was unmodified. However, during the audit of SGL, it was discovered that due to an error, the inventory as appearing in the audited financial statements for the year ended 30th September 2007 was overvalued by 5.7 million. अच्छा जी, ये September 30th 2007 की बात हो रही है और उसमें ओवर वैल्यूएशन हो रही है. This amount is now being adjusted by SGL over a period of 3 years. That is over the years ended September 2008 and 8 से लेकर 10 तक. ठीक है. Now you have approached the management advising them to adjust the full amount in the current year. However, the management is not willing to accept your point of view. अच्छा, मुझे बताइए इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए? What do you think what should have been done? हो ये रहा है कि वो 3 सालों में इसको लेके जा रहे हैं, बट उसको होना क्या चाहिए? आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए इसको? What do you think should happen in this case? एक ही साल में होना चाहिए था. Retrospective correction, restatement retrospectively should be adjusted in the current year. ठीक है जी. ओपनिंग बैलेंस ऑफ 2008 should be restated. बिल्कुल ठीक है. जिस साल में ये एरर है उस साल में ही उसको एडजस्ट होना चाहिए और आपको उसको प्रोस्पेक्टिवली नहीं बल्कि IAS 8 के हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करना चाहिए. ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है. नाउ अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या पड़ते हैं? आप में से कितने लोगों ने वर्किंग की है इसकी? यानी किसी ने वर्किंग की है कि यार इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा 2008 में, 2009 में, 2010 में? बिकॉज दरमियान में देखें उस एरर के बाद ही जो है वो एक्विजिशन हुई है, 90% शेयर्स ओन किए हैं. सो कितने लोगों ने ट्राई की है वर्किंग करने की कोशिश की है? ट्राई किया है. वंडरफुल, ठीक है, वेरी नाइस. गुडविल एंड NCI शुड बी एडजस्टेड. अच्छा जी, सही है. कैन एनीबडी शेयर देयर वर्किंग टू मी? अगर आप लोगों ने एक्सेल पे की है तो जरा हम समझें कि आप लोगों में से किसी ने अगर किया है तो कैन एनीबडी शेयर देयर वर्किंग टू मी? Can anybody share their working to me? If it is possible, then of course you guys can share your working. अगर आपने Word पे Excel पे ऑलरेडी की हुई है, अदरवाइज अगर आपने कागज पे की है तो ऑफ कोर्स उसकी वो आप भले ना शेयर करें. बट इफ यू हैव डन अ गुड वर्किंग, अगर की है तो मुझे बताइए. नहीं की है मतलब शेयरेबल नहीं है, नॉट शेयरेबल. सही है जी. चलें, मेरे ख्याल में हम उसको स्टार्ट करते हैं इसको वर्कआउट करना और देखते हैं कि हमारे पास जो वर्किंग है उसकी वो कैसे हो पाती है. सो लेट मी क्रिएट एन एक्सेल फाइल फॉर यू गाइस. ठीक है, तो मैं आपके सामने इसको करता हूँ और ये जो एक्सेल फाइल है लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू. ठीक है, चलें जी. 2007 नजर आ रही है जी फाइल? 2007, 2008, 2009. सही है जी, नजर आ रही है फाइल? इन्वेंट्री की जो ओवर वैल्यूएशन है वो कितनी हुई भी है? फाइल नजर आ रही है? आ रही है, सबको आ रही है मेरे ख्याल में. 5.7 मिलियन यहाँ पे हुई भी है. अगर उसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 3, आपको मिलता है 1.9 मिलियन हर साल में हो रही होगी, विच मीन्स दिस माइनस 1.9 मिलियन और 2009 में ये आ रहा. तो September 30th 2007
2008 और 2009 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। नाउ सबसे पहले हम एक काम कर लेते, देख लेते कि इसका इम्पैक्ट गुडविल पे क्या पड़ेगा। सही है जी। सो गुडविल पे इम्पैक्ट निकालने के लिए आपको क्या लगता है कि देखें एक्विजिशन कब हुई है, एक्विजिशन कब हुई है, एक्विजिशन हुई है इफ आई लुक एट माय इट्स ऑन जून 30 2008। 2007 का ये मसला है और जून में हुई है। अच्छा सितंबर से जून में 9 महीने हो चुके होते हैं। तो जब एक्विजिशन हुई होगी तो एसेट्स कितने अमाउंट से ओवर वैल्यूड होंगे, और जितनी अमाउंट देखे ना, ये जो गुडविल है उसका गुडविल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है तो गुडविल पे क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, गुडविल ओवर वैल्यूड होगी, गुडविल अंडर वैल्यूड होगी, जरा मुझे बताओ। गुडविल ओवर वैल्यूड होगी, गुडविल अंडर वैल्यूड होगी। अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब गुडविल को रिकॉर्ड होना चाहिए, मजीद रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं देखूं कि उस वक्त तक कितना चार्ज कर दिया होगा पीएनएल को, तो 2007 में खड़ी हुई थी ये अमाउंट 5.7 मिलियन की, और 2008 30 जून तक ये इसके 9 महीने हो चुके होंगे। सो विच मीन्स के 1.9, एक साल में कितना होता है 1.9, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। नजर आ रही है, स्क्रीन बेहतर है, ठीक है। ये हो गया एक, ये है एक साल का। अब मुझे निकालना है 9 महीने का ना, तो 9 डिवाइड बाई 12 कर दिया मैंने। तो ये वो अमाउंट है जो कि ऑलरेडी चार्ज हो चुका था प्रॉफिट एंड लॉस को। सही है। अब जो अमाउंट ऑफ ये हमारी ओवर वैल्यूएशन थी 2007 में खड़ी हुई, इसमें से मैंने ये निकाल दिया। सो यू कैन सी दैट द ओवर वैल्यूएशन अमाउंट हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। अब इसका इसका 90% विल बी द गुडविल, क्योंकि 90% ही हमारी हमारी जो है वो होल्डिंग है। इसका 90% विल बी द गुडविल, बिकॉज 10% तो एनसीआई ले जाएगा ना। सही है। तो ये हमारी आ गई गुडविल की अमाउंट। सो गुडविल हमारी यहाँ पे फिक्स हो गई। तो 30 जून 2008 को जो हमने एक्विजिशन की उसमें गुडविल की ओवर अंडर वैल्यूएशन हो रही हुई थी 3.8475 मिलियन से। ये वर्किंग समझ में आई अभी तक, यस और नो? यहां तक मेरे साथ हो? देखो भाई 2007 में इन्वेंट्री वैल्यू ओवर वैल्यूड थी बाय 5.7 मिलियन, ठीक है। उसमें से और हर साल ये हमारी 2008 30 सितंबर 2008 में 3.8 मिलियन होगी। 30 सितंबर 2009 में अभी जो खड़ी हुई है 2009 की जो रिपोर्टिंग हुई है वो 1.9 मिलियन है। यहाँ तक समझ में आया? यस, आई नीड योर रिस्पॉन्सेज, ताकि मुझे पता लगे कि भाई आप लोग समझ भी रहे हो नहीं समझ रहे हो। यस, यू कैन जस्ट राइट यस यस व्हाई और यस, दैट्स इट, मतलब नथिंग मोर देन दैट, मसला नहीं है। उसमें अगर मुझे ये थी 30 जून, ये 30 सितंबर 2007, तो मैंने यहां पे निकाला है 30 जून 2008 की। 30 जून 2008 में यही इन्वेंट्री के 9 महीने चार्ज हो चुके होंगे। 30 जून 2008, हाँ 9 महीने चार्ज हो चुके होंगे। अच्छा 9 महीने जो चार्ज हुए ये प्रॉफिट में चार्ज हो गया होगा, उसका मतलब जो इन्वेंट्री की ओवर वैल्यूएशन है वो यहाँ पे खड़ी हुई होगी। ये इन्वेंट्री की ओवर वैल्यूएशन ये है एज एट, समझ लें आप, ओवर वैल्यूएशन एज एट 30 जून। अब देखो एसेट्स की ओवर वैल्यूएशन अगर 30 जून पे ये है, सही है। तो अगर आपको मैं जरा गुडविल का फॉर्मूला याद दिलाऊं तो आपको शायद याद समझ में आए कि गुडविल क्या होती है। गुडविल इज एक्चुअली कंसिडरेशन, लेट सपोज कंसिडरेशन अगर 100 रुपए है तो लेस करते हो उसमें से आप शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ऐसा ही है, याद है आप लोगों को? यही आपका शेयर यानी 90%, याद है ये लोग आप लोगों को? तो लेट सपोज अगर कंसिडरेशन 100 रुपये होती है और 60 रुपये जो है वो हमारा शेयर है, ठीक है, तो 40 रुपीज आती है। लेकिन अगर यही ओवर वैल्यूड है तो अगर लेट सपोज ये 60 रुपये नहीं होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था 40 रुपीज। तो आपको यहाँ पे अगर ये 40 रुपीज था, इसका मतलब ये जो गुडविल हमारी कैलकुलेट हुई हुई थी ये ओवर वैल्यूड थी बाय 20 रुपीज। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो हमें ओवर वैल्यूड एसेट निकालना पड़ता है पहले एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, और उसके बाद हमें उसको उसके ऊपर अपना शेयर हमने लगा दिया विच इज 90%, ठीक है। दैट मीन्स कि यार ये हमारे शेयर ऑफ गुडविल जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है जी? यस और नो? यहाँ तक पहुंच गए? गुडविल हमने निकाल ली। चलो अब अगर देखो आपने अपने ओवर वैल्यूड एसेट निकाला, उसके बाद गुडविल निकाल ली, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है दैट इज टू फाइंड आउट, क्या बात आई है? यस ठीक है। अच्छा अगला जो स्टेप है दैट इज टू फाइंड आउट के अब हम क्या निकालें। अब हमें निकालनी होगी कि यार हमारी जो रिटेन अर्निंग्स हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा 2008 और 9 में। देखो हम ये काम क्यों कर रहे हैं? हम ये काम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट के हमारा जो ड्राफ्ट करते हैं ना मॉडिफिकेशन, उसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि आप इस एडजस्टमेंट के ना होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वुड हैव बीन इम्पैक्ट। तो ड्राफ्टिंग मॉडिफिकेशंस के अंदर यू नीड टू फाइंड आउट एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन या मिस स्टेटमेंट। उस मिस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या पड़ रहा है, दैट यू नीड टू फिगर आउट, ठीक है। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा दूसरे एंड के ऊपर अगर आप देखें, यहाँ से बड़ी आसानी से, किसी ने कुछ मैसेज किया, एक मिनट, ठीक है यस हो गया। नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग नेट एसेट्स होते हैं उसमें अगर आपको निकालना हो तो एनसीआई कैसे निकलता है जी? एनसीआई निकलता है भाई जो क्लोजिंग आपके पास एसेट्स आ रहे होते हैं उसका एक जो परसेंटेज होता है दैट्स बेसिकली एनसीआई, ठीक है। अगर आप प्रोपोर्शनल बेसिस पे कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये आ रहा है 3.8 मिलियन से ओवर वैल्यूड 2008 में, और 3.9 मिलियन से 1.9 मिलियन से ओवर वैल्यूड 2009 में। तो 2008 में जो हमारे पास नेट एसेट्स ओवर वैल्यूड हैं, हमें एनसीआई उससे कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा? मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट हमारी एनसीआई पे क्या पड़ेगा? एनसीआई कम होगी, एनसीआई कम होगी, एनसीआई कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे एसेट्स बढ़े हुए हैं। तो अगर हमारी एसेट्स बढ़े हुए हैं तो उसकी वजह से हमने एनसीआई को भी बढ़ाया हुआ होगा, ठीक है। तो हमने एनसीआई को भी कम करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और ये कैसे होगा? एनसीआई को हम सिर्फ जो क्लोजिंग नेट एसेट्स पे जो इम्पैक्ट है उसका हम परसेंटेज उस पर अप्लाई कर देंगे विच यू कैन सी विद दिस फॉर्मूला दैट इज। तो एनसीआई भी हमारा निकला है बड़ी आसानी से, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ इन्वेंट्री कितने से कम होगी भाई? इन्वेंट्री कितने से कम होगी? इन्वेंट्री इसी अमाउंट से कम होगी। तो इन्वेंट्री के ऊपर जो एडजस्टमेंट होगी वो होगी, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, आई थिंक ये मैंने लिखा हुआ ही है, तो इन्वेंट्री इतने से कम होगी। अच्छा अब अगर आप यूं देखो तो आपने एनसीआई निकाल ली, गुडविल निकाल ली, इन्वेंट्री निकाली, तो बाकी इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? तो अगर मैं 2008 वाली एडजस्टमेंट देखूं, 2008 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मैं 2008 में करूं? बाकी इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? गुडविल डेबिट कर दी मैंने फॉर एग्जांपल विद दिस अमाउंट, गुडविल में तो चेंज नहीं आएगा ना। एनसीआई मैंने कितने से डेबिट कर दूंगा मैं? 2008 में मैं करूंगा 3.8 मिलियन, सही है जी। इन्वेंट्री में कर दूंगा क्रेडिट कितने से भाई? ये आ गई 3.8 मिलियन, 2008 की एंट्री बना रहा हूं मैं, ठीक है। और जो बाकी इम्पैक्ट जाएगा वो कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग्स पे। तो अगर आप देखो तो आपको नजर आएगा तो जो उसका इम्पैक्ट है दैट विल बी रिटेन अर्निंग्स हमारी हो जाएंगी क्रेडिट, दिस प्लस इसको मैं इसके साइन से ही कर लूं, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, ये हो गई 2008 की एंट्री। 2009 की एंट्री क्या होगी जी? 2009 की एंट्री होगी, अगर मैं यही ना सारे उठा लूं, गुडविल हमारी होगी 3.8 मिलियन से, एनसीआई हमारे पास होगी विद द सेम अमाउंट ऑफ 0.19 मिलियन, सही है जी। इन्वेंट्री हमारे पास होगी बाय 1.9 मिलियन क्रेडिट, सही है, मेरे साथ हैं आप लोग। और रिटेन अर्निंग आ जाएंगी 2.135 मिलियन,
क्लियर है जी सबको? हाँ जी, ये क्लियर हुई दोनों एंट्रीज? अगर रिटर्न अर्निंग निकालनी है तो रिटर्न अर्निंग निकालने का एक और तरीका भी होता है, जस्ट टू गिव यू एक्सप्लेनेशन। रिटेन अर्निंग निकालने का एक और तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपको निकालनी है रिटेन अर्निंग्स तो आप 2009 और 2010, 2009 और 2008 की अगर आप गुडविल में से ओवर वैल्यूड एसेट निकाल दें तो आपके पास रिटेन अर्निंग्स ही आएंगी। सो लेट सपोज मैं अगर बात करूं 2009, 2008, ठीक है, गुडविल आपके पास कितनी आ रही है गुडविल? क्योंकि ये वो अमाउंट है कि जो ये जो हमारे पास एसेट्स, नेट एसेट्स की वैल्यूएशन है, गुडविल इंक्रीज क्यों होगी जरा समझा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास गुडविल आई 3.8, 2000, अच्छा 2009 में जो गुडविल है उसमें से मैं ओवर वैल्यूड एसेट निकाल लूंगा विच इज 2009 में जो ओवर वैल्यूड एसेट है उसकी अमाउंट कितनी आ रही है, यानी जो कि एक्चुअली हमारा है। अगर आप देखें 2009 में ये आ रही है 1.9 मिलियन, लेकिन ये पूरा हमारा नहीं है, इसका 90% हमारा है। तो अगर मैं इस गुडविल में से ये एसेट निकाल दूं तो मेरे पास आता है 2.1375 मिलियन विच शुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट। तो ये जो मैंने रिटेन अर्निंग निकाली है ये बेसिकली क्या है कि मैंने देखा 2009 में मुझे लगा कि मैंने गुडविल के नाम पे मुझे लगा कि मेरे पास जो एसेट्स हैं वो मैं परचेज कर रहा हूँ, हालांकि वो एसेट मेरी बुक में होना ही नहीं चाहिए था बिकॉज वो एक एरर था। समझ आई मेरी बात? एक एसेट जो कि इन्वेंट्री के तौर पे शो किया सब्सिडरी की मैनेजमेंट ने, वो एसेट था ही नहीं, वो तो एक एरर था। और मुझे लगा मैंने उस एसेट के नाम पे ज्यादा अमाउंट पे किया, हालांकि वो एसेट था ही नहीं। ठीक है, अब अगर मैंने गुडविल जो है यानी मुझे लगा कि मैंने एसेट खरीदा लेकिन वो एसेट था ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि मुझे गुडविल के नाम पे यानी एक्सेस अमाउंट पेड ओवर एसेट्स मुझे ज्यादा रिकॉर्ड करना चाहिए। अब फ्रेंड फॉर एवर भाई, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, गुडविल इसलिए इंक्रीज होगी बिकॉज गुडविल क्या होती है, गुडविल इज एन एक्सेस अमाउंट पेड ओवर एसेट्स। एक एसेट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि एक एरर है, सही है। तो मैं तो समझ रहा था कि यार मैंने जो एक्सेस अमाउंट, फॉर एग्जांपल मैंने जो इस एसेट के लिए अमाउंट पे कर रहा हूँ लेकिन वो एसेट तो है ही नहीं, तो एक्चुअली मेरी गुडविल अंडर वैल्यूड है ना, मैंने एक्सेस अमाउंट मेरा अंडर वैल्यूड है जो मैंने पे किया, तो इसीलिए यहाँ पे 3.8475 की आ रही है। तो ना अगर हमने एडजस्टमेंट निकाल ली है 2009 की, तो हम निकाल 2008 की भी निकाल लेते हैं। 2008 की गुडविल आपको सामने क्लियर है जी? ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 2008 में हमारे पास जो ओवर वैल्यूड एसेट आ रहा था वो कितना आ रहा था? वो आ रहा था फॉर एग्जांपल हमारे पास 3.8 मिलियन, लेकिन ये 3.8 मिलियन पूरा पूरा तो हमारा है नहीं, क्योंकि इसमें से तो इसका तो सिर्फ 90% हमारा था। इस गलती का 90% इम्पैक्ट तो हम पे पड़ा, ठीक है, तो बाकी 10% इम्पैक्ट पड़ा एनसीआई के ऊपर। तो ये हो गया 90%। एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी गुडविल में से मैं ये ओवर वैल्यूड एसेट निकाल दूं तो मेरे पास आता है रिटेन अर्निंग पे इम्पैक्ट 0.4275 बिलियन विच इज इक्वल टू दिस अमाउंट। ये क्लियर है आप लोगों को? ये वर्किंग क्लियर हुई आपको? ये वर्किंग क्लियर हुई जी आप लोगों को? एनी कंफ्यूजन? यू कैन आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड आई रिस्पॉन्ड टू दैट। क्योंकि देखो ये जो इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड थी ये हमेशा ओवर वैल्यूड नहीं रही, ये 2008 में इसकी ओवर वैल्यूशन की अमाउंट अलग थी यानी 3.8 मिलियन, और 2009 में अलग थी, तो वो जो डिफरेंस था ना वो कम हो रहा है। सही है जी? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, अब हम आते हैं ऑडिट की जानिब। ये हमने रिपोर्टिंग देख लिया जी। कितने लोगों कितने आप में से कितने लोगों को क्लियर हो चुकी है बात? वंडरफुल। ठीक है, तो अब इसी को हमने अपने मॉडिफिकेशन पैरा में यूज करना है कि 2008 में और 2009 में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो अब मुझे आप बताइए कि हाउ डू यू स्टार्ट योर मॉडिफिकेशन पैरा।
मैं ज़रा अब शेयर करता हूँ आपको वर्ड फाइल. आई थिंक वी हैव डन इनफ ऑफ रिपोर्टिंग. नाउ लेट्स डू ऑडिट मॉडिफिकेशन. हाउ डू यू थिंक वी कैन स्टार्ट आर. देखें, ये मुझे पहले बताएं, ये मुझे पहले बताएं कि ये मॉडिफिकेशन किस तरह की है. इनेबिलिटी वाली मॉडिफिकेशन है या मिस स्टेटमेंट वाली मॉडिफिकेशन है? कौन सी वाली मॉडिफिकेशन है भाई, ये बताओ. मिस स्टेटमेंट वाली मॉडिफिकेशन है. वंडरफुल, बिल्कुल सही बात है. सो मिस स्टेटमेंट वाली मॉडिफिकेशन का जो मैंने स्टार्ट है वो मैंने क्या बताया था, वो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक वी कैन स्टार्ट ऑफ विद दिस. द कंपनी हैज नॉट, वेरी नाइस, और द मैनेजमेंट हैज नॉट, वेरी नाइस. ठीक है, तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक द कंपनी हैज नॉट डन, द मैनेजमेंट हैज नॉट डन. कैसे करेंगे जी? अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ. मैंने आपको ये वर्कआउट करके दे दिया, मैंने आपको ये वर्किंग करके दे दी. अब मैं चाहता हूँ कि इन्हीं नंबर्स को यूज करते हुए आप जरा मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट करें. मुझे बताएं, स्टार्ट में जो पहला पैराग्राफ है ना, फर्स्ट पैरा, मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट, 5 मिनट दूंगा, इससे आगे नहीं दूंगा. ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूँ. अभी ड्राफ्ट करो बैठ के वर्ड के ऊपर, वर्ड की फाइल खोलो, ड्राफ्ट करो कि आप अगर मिस स्टेटमेंट का पहला, मतलब मुझे वो वाला पैरा नहीं चाहिए, इन आवर ओपिनियन द एक्सेप्ट फॉर द, वो वाला पैरा नहीं चाहिए. जो पहला पैरा होता है मॉडिफिकेशन वाला, मुझे उस पैरा को ड्राफ्ट करके मुझे बताओ कि आप इस इन नंबर्स को कैसे यूज करोगे. मैं आपके सामने ये सारे नंबर्स 2008 के और 2009 दोनों के नंबर्स मैं आपके सामने यहाँ पे डाल रहा हूँ. अब मुझे आप लोग इसको ड्राफ्ट करके बताओ. ये मैंने आपके सामने शेयर कर दिया. ठीक है, अभी स्टार्ट करो. 5 मिनट्स के अंदर मुझे ड्राफ्ट करके बताओ कैसे ड्राफ्ट करोगे. हाउ वुड यू ड्राफ्ट इट. 2 more minutes, बस फर्स्ट पैरा निकालना है बस आपको. ठीक है, 2 more minutes. एंट्रीज आपको नजर नहीं आ रही है, सामने आ तो नहीं है. आर यू गाइस डन? बताएं जी, स्टार्ट कर रहे हैं. प्लीज शेयर योर आंसर्स. एनीबडी वुड लाइक टू शेयर देयर आंसर, शेयर योर आंसर. ऑल राइट, एनीबडी हु इज डन ऑन वर्ड, प्लीज शेयर योर आंसर, ताकि मैं एक एटलीस्ट आप लोगों में से एक दो लोगों के आंसर जरूर पढ़ूं. एनीवन जिसने वर्ड पे किया हो प्लीज शेयर करें. अगर आपने बुक में किया है, टेक्स्ट बुक में किया है, नो वरीज. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड इट, प्लीज जरा मुझे बताइए. एनीबडी, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? ऑल राइट, वंडरफुल. ऑल राइट, चलें ठीक है, अटेम्प्ट किया आप लोगों ने. ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं. मेरे ख्याल में फर्स्ट सेंटेंस, हाउ वुड यू ट्राई टू अटेम्प्ट अनएबल टू राइट द वर्डिंग एग्जैक्टली ऑन वर्ड. ठीक है, सही है. Anybody who would like to share, please do. I mean, I would really appreciate. Group chat में डाल दो दानिश. The company has not correctly stated the amount of inventory in their book which constitute a departure from IFRS. The company's inventory were overvalued in the statement of. Very nice. Let me just start doing it over here. सही है जी. So पहले तो मैं यहाँ से उठा देता हूँ. बुरहान ने लिखा है जी, कंपनी हैज नॉट. ठीक है. The other one is the company's inventories were overvalued in the statement of financial position as at. बुरहान आपके आपने जो मतलब इसके अलावा भी आपने और लिखा है? बिकॉज अगर आपने सिर्फ यही लिखा है, इसका मतलब आपने बहुत कम जो है वो वर्ड्स यूज किए हैं जो स्पेसिफिक हैं टू दिस. तो आपने अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन द बुक विच कंस्टिट्यूट अ डिपार्चर फ्रॉम IFRS. ठीक है, यहाँ पर दो बातें हैं. एक तो ये है कि आपने अमाउंट्स यूज नहीं किए, आपने ईयर्स यूज नहीं किए, आपने डिपार्चर फ्रॉम IFRS पर अगर आपने बात की है तो आपको एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू नो, यू शुड राइट स्पेसिफिक थिंग्स. ठीक है. सलमान, आपके इसके अंदर द कंपनीज इन्वेंट्री वर overvalued in the statement of. All right, the company's inventories were overvalued in the statement of financial position as at 30th September 2007, which resulted in undervaluation of goodwill by 3.847 billion in each of the years 2008 and 9, and retained earnings by 0.38 million in the year. Retained earnings by 0.3, ये NCI की बात कर रहे हैं आप शायद, in the year 2008 and 0.019 in 2009. ऑल राइट, अच्छा ठीक है. इससे आगे नहीं लिखा अभी तक. आगे बढ़ते हैं जी, मुदस्सिर साहब की पढ़ते हैं. द नेट एसेट ऑफ द कंपनी एट द ईयर एंड ओवरस्टेटेड बाय 1.9 million.
The company has accounted for that error in inventory variance prospectively, which whereas as per not prospective, हाँ prospectively किया है, but of course जो specifically किया है वो 3 years, whereas as per IAS it should be accounted for retrospectively, which is departure from IFRS, which is a good thing. आपने कम से कम ये बताया है कि बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है और क्या हुआ है, ठीक है जी। मैं अभी कमेंट करता हूँ उसके ऊपर। इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड बाय 5.7, ये आपका स्टार्ट अब्दुल मोइस, आपने स्टार्ट यहीं से किया। आई वांट ताकि मैं आपको फिर कमेंट कर सकूं। एंड ओवर वैल्यूएशन, अच्छा सलमान ने मजीद इसमें ऐड भी किया है। सलमान आपके इसमें मैं ये ऐड कर दूं, ठीक है। Inventory is overvalued by 5.7 million. This amount is being adjusted by SGL over a period of 3 years. ठीक है, आपकी बात में रब्त आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 2008, 9 and 10. This treatment is not as per IAS 8, which require for adjustment over valuation. Had this amount being adjusted, would result in increase in goodwill, increase by X, NCI decrease by this. ठीक है, सही सही है। आपके इसके अंदर जो मसला है ना वो ये है कि आप जानते हुए भी आपने जो है ना अपना हाथ हल्का रखा है, आपको IAS 8 बोलना चाहिए था। अच्छा बहरहाल दूसरी बात ये है, और इसके अलावा भी एक दो बातें हैं मैं बताता हूँ। मैनेजमेंट डज नॉट फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 8 व्हिच स्टेट्स दैट एन एरर शुड बी एडजस्टेड। ये बात आपने लंबी बात कर दी, लेकिन हम मॉडिफिकेशन पैरा लिख रहे हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि मतलब आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ एरर गुडविल इज रिड्यूस बाय, ठीक है वो आपने कर दिया, सही है। अच्छा अब देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वो व्हाट इज अ गुड मॉडिफिकेशन पैरा, व्हाट गुड मॉडिफिकेशन पैरा किसे कहते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, क्राइटेरिया जिनकी बुनियाद पर होता है। इट गिव्स नंबर्स, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहूंगा। इट गिव्स नंबर्स, इट रेफर्स नॉन कंप्लायंस, अगर मैं स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो इट रेफर्स नॉन कंप्लायंस, रेफर्स स्पेसिफिकली टू नॉन कंप्लायंस, ठीक है। which is that is for example आपको अगर पता है तो आप बोलो IAS 8, ठीक है, जैसे हमारे केस में नंबर्स आपने स्पेसिफिकली बताने चाहिए, नॉट जस्ट दैट कि यार ओवर वैल्यू हो गया है या अंडर वैल्यू हो गया है। तो जरा आप खुद अपने आप को असेस कीजिएगा, असेस योरसेल्फ विद दीज पैरामीटर्स, ठीक है। एक अच्छा मॉडिफिकेशन पैरा को डिफाइन कैसे करते हैं, सही है जी। अच्छा एक अच्छा मॉडिफिकेशन पैरा के अंदर गिव्स नंबर्स, इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू मॉडिफिकेशन, ठीक है। इट बिगिंस विद एज इज मिसस्टेटमेंट, विद द इशू कह दो, मैं इट बिगिंस विद द इशू। मसला क्या है, मैनेजमेंट नहीं मान रही, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, व्हाट हैपेंड यानी व्हाट हैपेंड, ठीक है, ये बताना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। रेफरेंस टू मॉडिफिकेशन यानी ये वो क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। इट इसके अलावा अगर हम बात करें बिगिंस विद द इशू, और उसके बाद आप एक्सप्लेन करते हैं उसको डाउन द लाइन, ठीक है। नंबर्स के अंदर बेसिकली उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है, यानी वुड हैव बीन इम्पैक्ट, ठीक है जी। अच्छा अब अगर आपने हमेशा आप जब स्टार्ट करते हो ना अपने आंसर को, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए मिस स्टेटमेंट हो रहा है और मैनेजमेंट ने किया है या मैनेजमेंट से हुआ है या मैनेजमेंट कर रही है, ये सारी बातें आप करते हो। एंड इफ देयर इज अ रीजन गिवन बाय मैनेजमेंट देन यू आल्सो गिव अ रीजन कि भाई मैनेजमेंट ये समझती है, मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू, मैनेजमेंट बिलीव्स दैट, और मैनेजमेंट इसलिए कर रही है, ठीक है, अगर ऐसा है। लेकिन यहाँ पे वी डोंट हैव एनी रीजन, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है, बट हमें ये मालूम है कि ये हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये हमें मालूम है कि ये हो रहा है, सॉरी अगर हमें मालूम है कि ये हो रहा है, तो जरा हम स्टार्ट करते हैं। The company's inventories were overvalued in the statement of financial position as at 30th September 2007. Now, अगर मैं ये सलमान वाले पैरा को लेके चलूं, so I can begin with this, ठीक है। क्योंकि ये इशू थोड़ा सा जो है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी है, तो मैं जरा स्टार्ट यहाँ से भी हम कर सकते हैं। The company's inventories were overvalued, ठीक है, in the statement of financial position as at September 30th 2007। हमने पहले ही जुमले से मिस स्टेटमेंट का अंदिया दे दिया, मिस स्टेटमेंट का इंडिकेशन दे दिया, मिस स्टेटमेंट की हमने
बात कर दी कि कंपनीज इन्वेंट्री वर ओवर वैल्यूड, तो ये हमने बात कर दी कि मैनेजमेंट वैल्यू सही नहीं कर रही, सही है। इन अदर वर्ड्स हमने मैनेजमेंट हैज नॉट वाली बात की है, जिसमें हमने बोला कि मैनेजमेंट का इन्वेंट्रीज को वैल्यू सही नहीं कर रही, विच रिजल्टेड इन अंडर वैल्यूएशन। अच्छा, अब ये जो है ना थोड़ा सा अर्ली हो गया यहाँ पे, मैं कमेंट कर रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। ये थोड़ी सी जो बात है ना ये अर्ली हो गई है, क्योंकि जो वुड हैव बीन इम्पैक्ट है वो आप देते हैं ऑफ कोर्स थोड़ी देर के बाद, जैसे हम हमारे फॉर्मेट के हिसाब से हम बताते हैं अकॉर्डिंगली इसकी वजह से क्या हुआ है। तो इसकी वजह से बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम पहले बताना चाह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है मैनेजमेंट कर क्या रही है, यानी वो 3 सालों में इसको लेके जा रही है इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट रेट्रोस्पेक्टिवली। ये बात अभी तक हमने नहीं की यहाँ पे। तो अगर मैं सलमान वाले पॉइंट को लेके चलूँ, एंड आई वुड वांट एवरीबॉडी टू बी रियली क्रिटिकल ऑन देयर ओन आंसर्स एज वेल, ठीक है। कंपनीज इन्वेंटरीज वर ओवरवैल्यूड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ 30 सितंबर 2007 बाय व्हाट अमाउंट, ये बात होनी चाहिए ना यहाँ पे, बाय रुपीज 5.7 मिलियन, ठीक है। अब इसके बाद कंपनी ने इसके नतीजे में इन्वेंट्री के ओवर वैल्यूएशन नतीजे में कंपनी ने क्या किया। अब इसका अगला जुमला मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इस जुमले को मैं उठाता हूँ, यहाँ पे एक आप में से किसी ने लिखा था, मैं आप ही के जुमले में से उठाना चाह रहा हूँ। हाँ ये मैंने खुद ने भी मिस कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सही कह रहा हूँ। वैसे तो ये स्टेटमेंट ऑफ ओवर वैल्यूड इन द हाँ सिंपली होना चाहिए, ठीक है। एज ए सितंबर 30 2007 बाय 5.7 मिलियन, दिस अमाउंट शुड या विच मुझे नजर नहीं आया, आप में से किसी ने लिखा था ये, विच शुड हैव बीन which should have been adjusted या written or adjusted कह लें आप retrospectively, ठीक है, as per IAS 8। अगर आपको IAS का which should be as per IAS 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट whatever, ठीक है, मुझे इसका नाम पूरा इस तरह से याद नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट ऐसे कुछ है, पता नहीं। सो अगर आपका नाम याद नहीं है तो आप सिर्फ IAS 8 लिख के आगे बढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे फिर भी लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नाम याद है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, तो आप पूरा नाम लिखें, क्योंकि रेफरेंसेस जनरली आपको मॉडिफिकेशन पैरा में प्रैक्टिकली रिपोर्ट्स में नजर आते हैं। सो इट्स वेरी गुड इफ यू राइट नेम्स, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे रैंडमली ऐसे लिख दिया, मुझे आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट इवन श्योर कि इसका नाम यही है। So which should be adjusted retrospectively as per IAS 8, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ज़रा एक और वर्डिंग यूज़ करूँ, बिकॉज जो हमारा यहाँ पे ये एरर है ना, तो वहाँ पे मुझे एरर लिखना चाहिए, रिजल्ट ऑफ एन एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय 1.7 which should be adjusted as per, हाँ अब ये बात पूरी कंप्लीट हो गई। नाउ the management has adjusted charge this amount to profit and loss equally by rupees 1.9 million in on a straight line basis in 3 years. In 3 years, that is 2008, 2009 and
ये वाला एंड कहाँ गया, या एंड कहाँ गया, या एंड 2010, ठीक है। 7, 8 या 9, नहीं 8, 9 और 10, हाँ सही है, सही है। तो 9 के ऊपर भी 1.9 मिलियन आउटस्टैंडिंग था ना, ठीक है। अब ये बात हमने क्या बताई, हमने इस पैरा के अंदर, पहले वाले पैरा के अंदर, आप लोग मेरे साथ हैं जी। इस पैरा में हमने क्या बताया, हमने बताया कि इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड एज रिजल्ट ऑफ एन एरर एज एट सितंबर 30 2007 बाय विच, ठीक है, मैनेजमेंट ने चार्ज कर रही है, ठीक है। और इसकी वजह से अब अगला जुमला जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि इसकी वजह से क्या होगा, अकॉर्डिंगली इसकी वजह से क्या हो रहा है। अब ये तो मैनेजमेंट कर रही है, मैनेजमेंट क्यों कर रही है हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे जिक्र भी नहीं किया इसका। अभी हम ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, मैनेजमेंट 3 सालों में इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर एडजस्ट कर रही है, और होना चाहिए रेट्रोस्पेक्टिवली एज पर आई सेड 5.7 मिलियन का अमाउंट है, ठीक है, ये बात हमने कर दी है। अब अगली जो जुमला होना चाहिए वो होना चाहिए वुड हैव बीन पैराग्राफ। नाउ व्हाट इज अ वुड हैव बीन पैराग्राफ, वुड हैव बीन पैराग्राफ के अंदर आप बताते हैं कि आपका जो आपका इस मिस स्टेटमेंट की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा। सो अकॉर्डिंगली द गुडविल, अकॉर्डिंगली, या फिर इसको आप एक और मतलब इफ यू वांट टू राइट एज अ रिजल्ट और एज अ रिजल्ट thereof the goodwill amounting to rupees 3.847 million is understated in 2009 and 2008। इसके अलावा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट is overstated should be decreased by or reduced by rupees 3.38.19 मिलियन, 2008 में 0.38 मिलियन। इन्वेंट्री should be decreased by rupees 3.8 मिलियन। और 2008 आप लोगों ने देखा होगा ना कि इस तरह से ब्रैकेट में करके आप लास्ट ईयर की अमाउंट को शो करते हैं, ठीक है, रुपीज 1.9 मिलियन। ये आपने अगर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ देखे हो आपने तो आपको नजर आएंगे कि इस तरीके से आप उसकी मॉडिफिकेशन, नहीं आई थिंक ये तो उल्टा मैंने कर दिया शायद, 1.9 मिलियन और यहाँ पे आएगा 2008 में 3.8 मिलियन। एंड retained earnings should have been, retained earnings पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था भाई, कहाँ गया हमारा, ऊपर है, should be increased by this amount whatever the amount is, ठीक है, increased by rupees 2.1375 मिलियन। और 2008 में इसको आना चाहिए था 0.47 मिलियन, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा अब इसको अगर आप चाहो तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अलग से इम्पैक्ट भी शो कर सकते हो कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और ओपनिंग रिटर्न अर्निंग्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट यू कैन आल्सो डू दैट, ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इसकी जो फॉन्ट सही कर दूँ। अच्छा इसके बाद जो अगला जुमला, ये मैंने क्या बताया, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूँ। दिस इज द इशू, आप बताते हो मैनेजमेंट ने क्या नहीं किया, मैनेजमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहिए था, ठीक है, तो आपने बताया करेक्ट ट्रीटमेंट भी,
उसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, और इसमें आपने रेफरेंस भी दिया और इसमें आपने नंबर्स भी बताए, तो आपने स्पेसिफिकली बात की। इस पैरा के अंदर आपने बताया इसका वुड हैव बीन इम्पैक्ट, ठीक है। और इसके बाद वाला पैरा होता है इन आवर ओपिनियन, एक्सेप्ट फॉर वाला जो पैरा है, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ above mentioned modification, बाकी the way financial statement, the consolidated financial statements, blah 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 blah, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, ये तो रट्टे वाला मामला है, रट्टे वाला मामला भी नहीं बल्कि इनफैक्ट आपने कॉपी पेस्ट करनी है वहां से, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन पैरा की जो सारी खसूसियात है ना, वो ये है कि आपने 3 बातें बतानी होती हैं भाई। रेफर्स स्पेसिफिकली टू नॉन कंप्लायंस IAS 8 क्राइटेरिया, बिगिंस विद द इशू व्हाट हैपेंड, एंड यू शुड बी गिविंग नंबर्स। तो हमने यहाँ पे, मुझे अगर मार्क्स देना हो ना किसी को, तो इस पैरा के ऊपर जो मैं मार्किंग करूंगा ना, मैं इस तरह की चीजें ढूंढूंगा। जरा देखना है मेरी बात, हाँ मैं इसको कर रहा हूँ। इन्वेंट्रीज वर ओवर वैल्यूड, चलो शुक्र आपने मिस स्टेटमेंट नहीं बोला, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ एन एरर, तो आपने डेटा को यूज किया, सो आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट। एज एट September 30, 2007, ठीक है, बाय 5.7 मिलियन, मैं इसको भी एक वेटेज दूंगा कि ये आपने नंबर यूज किया है, ठीक है। एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली, आपने करेक्ट ट्रीटमेंट बताया इसमें, ठीक है। एज पर IAS 8 आपने क्या किया, ये आपने प्रॉपर तरीके से रेफरेंस यूज किया। ये कम से कम नियत के मार्क्स है, अगर आपने सही सही वाला जो है ना वो आपने स्टैंडर्ड नहीं भी लिखा, कम से कम नियत के मार्क्स है, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड प्रॉपर तरीके से, आपको याद है भाई, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लीजेस, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, तो आप वो प्रॉपर तरीके से आप लिखें, बिकॉज ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है भाई, इसमें वो नाम पूरे पूरे आने चाहिए। द मैनेजमेंट हैज चार्ज दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस इन 3 years। अब ये जो पूरा, ये जो एक्चुअली इशू है ना, जो मतलब मैनेजमेंट कर क्या रही है, इसने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अकॉर्डिंगली एज अ रिजल्ट देयर ऑफ द गुडविल अमाउंटिंग थी। अब ये जो है, अब ये डेफिनेटली आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आपने वर्किंग कैसे की है। आई कंप्लीटली अग्री, इट्स नॉट एन इजी टास्क टू वर्क दिस आउट, ठीक है। यानी इसको वर्कआउट करना, इन नंबर्स को, थोड़ा सा मुश्किल काम है एग्जाम के अंदर, और यही थोड़ी सी जो है ना इसने गेम खेली है, अगर ये एग्जामिनर ने। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी कहाँ का है, ये अगर मैं देखूँ तो ये क्वेश्चन क्या एग्जाम का तो डेफिनेटली नहीं है, बट शायद किसी प्रैक्टिस किट का है। इसके इंडेक्स में ये मैंने आई थिंक रेफर किया हुआ होगा 95, ये CFAB की किट का है जी, हमारी प्रैक्टिस किट का है ये प्रैक्टिस किट का सवाल है। और देखें इसके अंदर इसने बाकी आपकी ये जो फॉर्मेट है, दिस इज हाउ यू रेफर इट। मैंने खैर कहीं कहीं पे रुपीज नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे रुपीज नहीं लिखा, बट इसको दोनों जगह पे रुपीज होना चाहिए। अगर आपको लास्ट ईयर की इम्प्लीकेशन भी पता है तो आप उसको ब्रैकेट में इस तरह से लिखें, ठीक है। बाकी ये जो सारे नंबर्स आ रहे हैं ना, ये नंबर्स के अलग अलग मार्क्स, ये नंबर्स जो है ना, ये आपको आपके आंसर को थोड़ा सा ना वो बना देते हैं, प्रोफेशनल बना देते हैं। बाकी ऑफ कोर्स ये तो खैर है ही। तो यार ये तमाम तर चीज़ों को मैं देखूंगा एज अ रिजल्ट। ये जो सेकंड पैरा के अंदर सिर्फ नंबर्स जो है ना, और किस तरीके से आपने लिखा है, यानी शुड हैव बीन डिक्रीज इंक्रीज, ये सारी बातें, तो ये है मार्क्स, यहाँ मिलेंगे मार्क्स। मैंने आपको खोल के बता दिया, पूरा एनालाइज कर दिया, या मॉडिफिकेशन लिख के भी बताई है मैंने आपको आपके सामने, और उसके साथ साथ मैंने ये भी आपको बता दिया कि इस मॉडिफिकेशन में मुझे कहाँ कहाँ मार्क्स मिलेंगे, या मैं कहाँ कहाँ मार्क्स दूंगा। तो ये बेसिकली पूरा आपके सामने मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया जी। सवाल पूछ सकते हैं। विंटर 2009 का ही है, आर यू श्योर? विंटर 2009, विंटर 2010 में तो मैंने पेपर दिया है, 9 में। अच्छा, लेकिन ये बहुत ही कोई, मतलब इट्स नॉट इजी टास्क। आप में से कितने लोगों ने ये वर्कआउट सही कर लिया था, मतलब किसी ने किया था? आप में से कितने लोगों ने वर्कआउट सही किया था, इसके नंबर्स वगैरह वर्कआउट कर लिया था? जी कहाँ पे चले गए जी?
आपकी चैट नजर नहीं आ रही मुझे, एक मिनट जी। सर 11 मार्क क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली वर्कड आउट सर, नॉट करेक्टली वर्कड आउट। अच्छा ठीक है। गुड मोटिवेशन पैरा मोटिवेशन ड्यू टू डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। हाँ तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके नंबर्स नहीं होंगे, वहाँ पे आपके नंबर्स नहीं होंगे बशर, बट लेकिन इसको उसको वर्कआउट करना डेफिनेटली इज अ मुश्किल टास्क। लेकिन अगर डिस्क्लोजर वाला है तो आप ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क दिस आउट एज पर डिस्क्लोजर। यानी आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या डिस्क्लोज नहीं किया। लेट्स सपोज अगर उसने उसने सेगमेंट रिपोर्टिंग के डिस्क्लोजर्स नहीं दिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली क्या सेगमेंट रिपोर्टिंग के डिस्क्लोजर्स नहीं दिए उसने, कौन कौन सी चीज़ें, कौन से सेगमेंट को रिपोर्ट नहीं किया, इस तरह की बातें आपको बतानी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स वहाँ पे उसके नंबर्स तो आप नहीं बयान कर सकते, बिकॉज वो स्टैंडर्ड भी कहता है कि इतने बड़े डिस्क्लोजर्स आप ऑफ कोर्स मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन आप को एटलीस्ट बताना पड़ेगा क्वालिटेटिवली कि क्या उसने मेंशन नहीं किया, क्या उसने मिस आउट किया, रेंट पार्टी है, IS40 का फेयर वैल्यू डिस्क्लोज नहीं किया, या सेगमेंट रिपोर्टिंग डिस्क्लोज नहीं की, कोई लीगल केस डिस्क्लोज नहीं किया, तो आपको बताना पड़ेगा। To the extent that you know, you always have to tell. Either it is a number or a qualitative disclosure. Sir, IS710 when to go for corresponding and when for comparative, there is difference in solutions. देखो भाई corresponding, अच्छा पहले हम जरा इसको सवाल को सॉल्व कर लें, खत्म कर लें, क्लोज कर लें, ठीक है। और उसके बाद तो ये हमने सवाल क्लोज कर लिया। इसके अंदर वुड हैव बीन पैराग्राफ के अंदर यू कैन ऑलवेज राइट कि यार प्रॉफिट कितने से बढ़ सकते हो, प्रॉफिट के ऊपर भी, क्योंकि आप जब एरर की बात करते हैं तो भाई इस साल में आपको 1.9 मिलियन जो आपका इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है, इस साल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी इन्वेंट्री ऑफ कोर्स कम होगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ जाएगा, तो दैट विल बी 1.9 मिलियन। सही है। सो इसको आप प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा अब हम बात करते हैं आपकी क्वेरीज की। चले मैं इसमें एक मिनट यार, आपकी चैट मेरे पास गायब हो जाती है बार बार, आ गई, ठीक है। सर IS 7710 when to go for corresponding and when come for comparative figures FS there is differences in solutions। अब देखिए अगर वो कुछ भी नहीं कहता है then you can take an assumption and go for corresponding, ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ कहता है तो यानी वो कहता है कि कोरिस्पॉन्डिंग के रिजीम के हिसाब से आप बताएं, तो फिर आपने कोरिस्पॉन्डिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। अदरवाइज सलमान इट्स ऑल अप टू यू, आपने कौन सी रिजीम को अज्यूम करके जवाब देना है। कोई भी मिस स्टेटमेंट अगर प्रायर ईयर से मुतालिक है वो कोरिस्पॉन्डिंग और कंपैरेटिव दोनों के हिसाब से हो सकती है। You need to take an assumption if there is nothing written in the question. If there is something written in the question, then you need to work it out based on what is the requirement, ठीक है। corresponding हो तो corresponding के हिसाब से, comparative हो तो comparative के हिसाब से। There is no tax so direct profit increase, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सही है। Can we put restriction distribution in both EOMP and OMP as it is mentioned in both 800 and 706? Restrictions on distribution in both EOMP and OMP as it is mentioned in both ISS 600 and ASA। किस रेफरेंस से बात कर रहे हो सलमान, समझा नहीं मैं। कंसोलिडेटेड मॉडिफिकेशन है, सब्सिडी को एड्रेस नहीं करेंगे, हाँ तो आप बताओगे ना इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, और ऊपर भी आप बताओगे डेफिनेटली सब्सिडरी के वाले से। So why is this info given that last year or of FS audited by predecessor auditor? यार इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल क्योंकि देखें यार ये ओपिनियन तो आपका है, ये इस मॉडिफिकेशन में तो इसका इस्तेमाल नहीं आएगा, क्योंकि अब तो आप ओपिनियन दे रहे हैं ना, ये तो अब आपकी रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे पुराने वाले ऑडिटर ने दिया था नहीं दिया था, दैट्स जस्ट अ फैक्ट ऑफ द सिचुएशन, बट इसका ताल्लुक आपकी मॉडिफिकेशन से नहीं रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आप कुछ मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपने जो आपका एज एन ऑडिटर और मैनेजमेंट का इंटरेक्शन है, आपने उसको ही बयान करना है कि हम मैनेजमेंट ने ओवर वैल्यूड छोड़ दिया और हम चाहते थे कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करवाएं, ये तमाम तर कहानी हो सकती है।
यहाँ पे इनफैक्ट ये इन्होंने पॉइंट रेज किया है, द सब्सिडरी का है ना, ये सब्सिडरीज द कंपनीज, आई थिंक ये पॉइंट मैं खुद भी मिस कर गया हूँ, सब्सिडरी कंपनीज सब्सिडरी SGL व्हाटएवर, इसको ऊपर आपको रेफर करना चाहिए। दैट्स राइट, आई मिस्ड आउट। मैं इस सवाल को पढ़ते पढ़ते मैं समझा कि मेरा ये क्या कहते हैं, मेरे जहन से वो निकल गया पॉइंट। अच्छा सर, काइंडली अपडेट इंपॉर्टेंट पैरा ऑफ ISA 540 रिवाइज, दिया वो तो है मैंने उसमें, क्या कहते हैं अपना मैनुअल में है ना 540 का, 540 का नहीं है क्या? रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ISA 800 में EOMP में लिखते हैं, 706 में OMP में लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको जरा एक बार फिर आई नीड टू रेफर इट वंस अगेन, मैं आपको इस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ सलमान। ठीक है, मुझे आप व्हाट्सएप कर देना अपना सवाल, मुझे एक बार रेफर करना है। सर मॉडिफिकेशन में FS के कोई किसी नोट को रेफर करेंगे? सर मॉडिफिकेशन में FS के किसी नोट को रेफर करेंगे, ये ऑप्शन होता है, ये यानी EOMP के अंदर जो है ना वो मैंडेटरी होता है कि आपको रेफर करना होता है नोट को, लेकिन ये मॉडिफिकेशन के अंदर ना इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मॉडिफिकेशन को नोट को रेफर करें। बहरहाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब होता भी है और करते भी हैं, बट इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ ISA 705। और कोई सवाल है? एनी मोर क्वेश्चंस? मैं दोस्त हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब्दुल, मैं आप मुझे व्हाट्सएप डाल दो, फिर मैं इसको कल सुबह देखता हूँ कि ये अपडेट वाले हुए हैं या नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल में सारे अपडेट ही दिए हैं, बल्कि हैं अपडेटेड ही हैं बिल्कुल। 540 भी रिवाइज के हिसाब से हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे डाल देना मैसेज ताकि मैं एक मरतबा रीचेक कर लूँ। उनके लास्ट जब मैनुअल बन रहे थे तो उस वक्त मैंने एक किसी से करवाई थी और ये हुई थी। हाउ टू डिटरमाइन मटेरियलिटी रिलेटिंग टू मटेरियलिटी, अगर आपको कंसोलिडेटेड एफएस की बात, यानी आप कंसोलिडेटेड एफएस के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट या एसेट्स या रेवेन्यू या जो भी आपके बेंचमार्क है उसके हिसाब से लेना पड़ता है, और उसके हिसाब से फिर आपकी यानी उसके रेफरेंस से फिर आप कंपोनेंट मटेरियलिटी निकालते हैं, उसी के रेफरेंस से फिर आप कंपोनेंट मटेरियलिटी वो कंपोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करते हैं, वो निकालता है, उसके हिसाब से वर्कआउट होता है। ISO 600 पढ़ा इश्तियाक आप लेक्चर्स लिए? हाँ, तो इफ यू वांट मोर क्लैरिटी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर वॉइस नोट भेज दूँ अगर कोई स्पेसिफिक मसला है, आप मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दो। ठीक है, चले मेरे ख्याल में हम उसको क्लोज करते हैं। अगला जो हमारा वेबिनार होगा, रमज़ान कब से शुरू है भाई? रमज़ान शुरू मेरे ख्याल में 25 से है या 24 से है, आई डोंट नो, 25 से है। तो हमारी कम से कम ये इस टाइमिंग के ऊपर क्लास थर्सडे को तो हो रही है, ठीक है, और उसके बाद वाली क्लास किस अगले टाइमिंग जो होगी वो मैंने 4 to 5:30 प्रपोज किया है रमज़ान के अंदर। आई थिंक उसमें 4 बजे सही नहीं है यार, रात में रिकॉर्डिंग का माहौल बना होता है, रात में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रात कितनी रात रखें यार, मसला ये है मॉर्निंग के टाइम रख लें 4 to 5:30। भाई अर्लीस्ट क्या वो इफ्तारी के टाइम अर्लीस्ट क्या पड़ रहा है आप लोगों का, मतलब आप में से कितने लोगों का अर्लीस्ट पड़ रहा है? मेरे ख्याल में तो ठीक है यार, मॉर्निंग कर लें। अच्छा हसनैन, मॉर्निंग आपका आपका ऑफिस होगा? 4 इज फाइन। हसनैन थोड़ा सा ऑफिस के दरमियान में वो वर्कआउट कर लो ना यार, हल्का फुल्का हो सकता है यार। टाइमिंग जरा 8 to 2। हाँ तो आपका फिर 2 तो बज रहे होंगे ना यार, क्या मसला है, आप 2 बजे फारिग हो चुके होंगे। मेरे ख्याल में हम 4 o'clock स्टार्ट करते हैं, आप हो सकता है 10-15 मिनट बाद ज्वाइन भी कर सकते हो, मसला नहीं है। तो मैंने वो दे दिया गूगल फॉर्म, आप उसे रिस्पॉन्ड कर लें। परफेक्ट, ठीक है ठीक है, थैंक यू स्नैन। अच्छा अब आप उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, उसके बाद उसके हिसाब से फिर हम उसको वर्कआउट कर लेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने 3-4 डेज दिए हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, आई होप ये मॉडिफिकेशन जो है
ये इट्स वेरी मच टेस्टेड। आई होप इससे आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि आपने इसको ड्राफ्ट कैसे करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ऑन थर्सडे। भेजता हूँ मैं आपको, भेजता हूँ। ठीक है जी, ऑल राइट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज नैन, सलमान, फैजान, अली, फहीम, इश्तियाक, यू आर वेलकम। बिनिश, यू आर वेलकम। उस्मान, अहमद, इश्तियाक, सखावत, अल्लाह हाफिज, यू आर वेलकम। अंजला,